हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आप देख रहे हैं सीटीपी का सीरीज़, जिसमें आपको सीटीपी का 30 क्वेश्चन पर डे करवाया जा रहा है। इसमें आपको 17/1/2022 को पेपर 2 का सीटीपी का 30 क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलने वाला है। तो ये तो खुशी की बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा क्लास है उसमें आपको सीटीपी का 30 क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उसके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम होते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 है संवेदी अवस्था, 2 है मुखर अवधि, 3 है नम्यता काल, 4 है मानसिक अक्रमण्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 संवेदी अवस्था। उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील होते हैं। कि जब बच्चा जो होता है, क्या होता है, बच्चा संवेदनशील जब बच्चा होता है जो चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है, ये इसके लिए संवेदनशील अवधि होता है। जन्म लेता है तो वो अपने आसपास के वातावरण से कुछ ना कुछ वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये जो है हमारा कहलाता है संवेदनशील अवधि। तो इसके साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। ऑप्शन बी विकास का स्वरूप एवं अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का द्वितीय समाजीकरण डैश की अवधि में प्रारंभ होता है जब वो स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू कर देता है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, 2 पारंपरिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 किशोरावस्था। तो द्वितीय समाजीकरण का क्या मतलब होता है? पहला जो समाजीकरण होता है वो उसका घर परिवार होता है। अपने घर परिवार के रूल रेगुलेशन कस्टम को वो सीखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, पारंपरिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथन पर काम कर पाते हैं? कथन में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसे अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन 1 संवेदीपेशी अवस्था, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में जो होता है बच्चा कितने एज का होता है? 11 से 15 साल का होता है, जिसमें वो समाज के रूल रेगुलेशन को सीखने लगता है और तर्क कर भी पाता है और उसका निर्णय भी लेने में वो सक्षम होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना करता है? ऑप्शन 1 बच्चे का विकास उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, 2 बच्चे सक्रिय प्रणाली है, ऑप्शन 3 बच्चे की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ऑप्शन 4 बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। तो कौन सा जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बच्चे का विकास उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में हस्तांतरित किया? ऑप्शन 1 सक्रिय निष्क्रिय, ऑप्शन 2 निष्क्रिय सक्रिय, ऑप्शन 3 यांत्रिक व्यवहारवादी, ऑप्शन 4 व्यवहारवादी यांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय एवं सक्रिय। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में हस्तांतरित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? ऑप्शन 1 समाजित अंतःक्रिया, ऑप्शन 2 पूर्णवलन, ऑप्शन 3 दोहराव एवं अभ्यास, ऑप्शन 4 स्कीमा की संरचना में परिवर्तन। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है?
तो ये है हमारा ऑप्शन 1 सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियम में समय के साथ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास। ऑप्शन 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। ऑप्शन 4 सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतः स्थिति अनुपात, संभावना लेखपाल। तो दूसरा है बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतः स्थिति अनुपालन, संभावना वस्तुकार। ऑप्शन 3 है बुद्धि का प्रकार शारीरिक, गतिक, संवेदात्मक, अंतः स्थिति अनुपालन, संभावना गायक। बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतः स्थिति अनुपालन, संभावना शिक्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है क्या पूछ रहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःक्रिया के अनुपात की संभावना के अनुसार सही है। तो ऑप्शन बी जो ऑप्शन 2 जो है बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतः स्थिति अनुपालन और संभावना वस्तुकार। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक 1 निर्देश देता तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। ऑप्शन 2 बच्चे एवं सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी के रूप में देखते हैं। ऑप्शन 3 एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है। ऑप्शन 3 आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणी में बांटने के लिए करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे एवं सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक रचनावादी रूप से देखते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाए वह ऑप्शन 1 मानक संदर्भिक परीक्षण पर आधारित हो, 2 मापदंड संदर्भिक परीक्षण पर आधारित हो। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उसके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों की प्रगति एवं विशिष्टता को प्रतिबंधित करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की प्रगति एवं विशेषता को प्रतिबंधित करे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित मूल्यों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र ऑप्शन 1 परीक्षाओं पर केंद्रित हो। ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित हो। ऑप्शन 3 संकलन और एवं संदर्भित हो। 4 मानवकृत एवं एकरूपीय हो। तो ये जो है हमारा ये जाएगा ऑप्शन 3 के साथ संकलन एवं संदर्भित हो। ऑप्शन 3 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है। ऑप्शन 1 जैविक सामाजिक संरचना। ऑप्शन 2 सामाजिक संरचना जैविक। ऑप्शन 3 सांस्कृतिक सामाजिक। ऑप्शन 4 सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, जैविक सामाजिक संरचना ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में किस तरीके का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 1 समूह में कार्य। ऑप्शन 2 कक्षा में भागीदारी। ऑप्शन 3 पोर्टफोलियो। ऑप्शन 4 प्रस्तुतिकरण। तो जो मूल्यांकन करना है उसमें किस तरीकों का प्रयोग करना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो टोटल है वो सभी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में बढ़ावा दिया गया। ऑप्शन 1 दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। ऑप्शन 2 दिव्यांगजनों के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव। ऑप्शन 3 दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकारों में बेदखली। ऑप्शन 4 जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4, जीवन के सभी क्षेत्रों में असमानता और भेदभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसी ज़रूरत को पूरा करने में मदद करती है? ऑप्शन 1 प्रत्येक विद्यार्थी की, ऑप्शन 2 केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की विद्यार्थी की, ऑप्शन 3 केवल दिव्यांगन विद्यार्थियों की, ऑप्शन 4 केवल प्रतिभावान व्यक्तियों की। तो समावेशी शिक्षा जो है इसमें समान बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणज वैकल्प डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी? ऑप्शन 1 पाठ पढ़ाना, ऑप्शन 2 गणितीय गणना करना, ऑप्शन 3 आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन 4 संचार कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणितीय गणना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकार द्वारा विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन 1 कार्य के दत्त कार्यों को छोटे आसानी से प्रभावित चरणों में विभाजित करना, ऑप्शन 2 अभिव्यंज्य भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, ऑप्शन 3 मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना, ऑप्शन 4 कक्षा में श्रवण और दृश्य विकरणों को कम करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए? ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को स्वयं परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, दूसरा पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, ऑप्शन 3 आयामी पाठ्यपुस्तक लागू करना, ऑप्शन 4 उत्तेजित संवर्धन गतिविधियों का प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आयाम पाठ्यपुस्तकों को लागू करना। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्ण विपक्षीय ज्ञान की समीक्षा पर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में रखने में मदद करेगा। ऑप्शन बी शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए यह विकल्प के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन जो है आर सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीति का उपाय कब, कहाँ और क्यों करना है इसके बारे में स्वनिगात्मक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। कारण एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजन करने की संभावना बढ़ जाती है और यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है तो ये जो है हमारा विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीति का उपयोग कब करना है, क्यों करना है और कैसा करना है ये उसको सिखाना चाहिए, है ना। तो सही बात है, उसको ये बात तो बिल्कुल सिखानी चाहिए। ऑप्शन 1 जो है हमारा स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन 1 किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, दूसरा 2 चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, ऑप्शन 3 मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, ऑप्शन 4 एक विशेष राजवंशों के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसका करेक्ट आंसर है किसी समस्या को हल करने में स्वनियुक्त प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन 1 ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें,
डीएनए के घटक और संरचना क्या है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1, ऑक्सीकरण अपचय समीकरण को कैसे हल करें? अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, पाठ्य पुस्तक सामग्री के रट कर याद करने पर जोर देना, व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रक्रिया संघ को नियोजित करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुस्तकों का असर उपयोग करना, अनुभवों पर चिंता और मनन करने के अवसर प्रदान करना। तो अधिगम जो है वो उसको सीखने का जो तरीका है उसको सार्थक बनाने के लिए कौन सा टीचर प्रयोग करेगा, जिससे बच्चे जो हैं आसानी से सीख पाएंगे और कोई ना नहीं कहेगा कि मुझे नहीं सीखना है। तो ये इसमें लिया गया है ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुभव पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया तो उसे शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थियों ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की रणनीति ने विद्यार्थियों की डैश मदद की? ऑप्शन 1, कार्यात्मक स्थिरता, 2, स्मृति सहायक विधि, 3, अनुक्रमिक समुच्चय, ऑप्शन 4, मौखिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4, मौखिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, भ्रांति का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जाता है। भ्रांति कुछ संप्रदायों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। 3, भ्रांति स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ ही नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाता है। भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सहज ज्ञान प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन 1, चिंतन, बोरियत, भय, आशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा आरोप में एक विद्यार्थियों को भविष्य के प्रयासों से प्रेरित करने की संभावना है? तो ऑप्शन 1, मैं बुद्धिमान हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। ऑप्शन 2, मैं इस पर्याप्त प्रयास नहीं किया है, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। शिक्षक के प्रति पक्षपाती और अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदला जा सकता है। यह विशेष परीक्षण मंगलवार को ही पढ़ते हैं और उस पर और मंगलवार मेरा शुभ दिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका CDP का 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।